Hello everyone. Hello guys. Welcome to physics class. So कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, घर से नहीं निकलना और फिर बार-बार हर बार यही बात बोलता हूँ कि ये इतना क्रूशियल टाइम है, इतना अच्छा टाइम आप लोगों को मिल गया है कि इस पे आप जितना एम्फसाइज़ अपनी पढ़ाई को कर सकते हो बच्चों करने की कोशिश करना। इस ड्यूरेशन को खाली बैठने में, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने में, फ़नी वीडियोज़ देखने में, इनमें वेस्ट मत करना। जितना हो सकता है यूटिलाइज़ करना, पढ़ाई की वीडियोज़ को देखो, पढ़ाई बुक्स को पढ़ो, डाउट्स कंसल्ट करो, अपने कंसर्न टीचर से हेल्प लीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे ना, यू विल फ़ील कि उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है कमिंग डेज़ में, जो आने वाले दिन हैं। क्योंकि कोरोना के चलते हुए भी आपको पता लग गया है कि हमारी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, तो हमें उतने ही कम टाइम में उतना ही ज़्यादा सिलेबस करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिलेबस को खत्म करते चले जाओ। चलिए, सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स पढ़ने से पहले एक बारी मुझे थोड़ा-सा कन्फर्मेशन दे दीजिए, क्या मेरी आवाज़, मेरी वीडियो सब क्लियर है बच्चों? परफेक्ट। चलिए, वेरी गुड। ओके, ओके, यस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में वेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्यों वेक्टर की जरूरत पड़ी, देखिए, जो बच्चा 12th पास आउट कर चुका है उनको पता भी होगा, जो बच्चा अभी 11th में आने वाला है वो भी सीख लेना। क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स फंसती है ना, तो हम लोगों के पास एक सिंपल अप्रोच होती है जो कि हम वेक्टर्स को यूज करते हैं। यानी जब भी हम लोगों के क्वेश्चंस फंसना स्टार्ट हो जाएंगे थ्री डायमेंशनल बॉडीज में, तो हमें वेक्टर की ही याद आने वाली है, सबसे पहला पॉइंट। यानी वेक्टर्स हमें चीजों को इजी भी कर देता है अनडाउटेडली। और थ्री डी, जैसे ही वेक्टर का नाम आता है तो थ्री डायमेंशनल भी विजुअलाइजेशन अब आप लोगों के लिए आना चाहिए। पहले ही दिन में बोला था कि वेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक आईक्यू और इमेजिनेशन पावर उतनी ही होनी चाहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर बेसिकली क्या, हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, है ना बच्चों। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलने वाला हूँ कि ये जो अपनी क्लास है ये 1 घंटे तक चलने वाली है, तो 1 घंटा क्या है, टाइम। यानी हम मेजर कर सकते हैं टाइम, वहां परफेक्ट। तो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मम्मी हमें बोलती है कि बेटे जाओ बाजार में जाओ और बाजार में जाकर है ना चीनी ले आओ, कितने लेके आओ, 1 किलो 2 किलो वट एवर जो भी है, तो वो भी मेजरेबल है। तो चीनी मास, मास बेसिकली क्या, वो भी मेजरेबल चीज है ना। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज स्केलर, one is scalar physical quantity and second one is vector physical quantity। तो हमारे आज का टॉपिक ही भी वेक्टर है। तो बट हमें पता होना चाहिए कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बताइए कौन कौन सी होती है। सर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिनमें केवल और केवल क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड। जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला कि ये क्लास आने वाले 1 घंटे तक चलने वाली है, अगले 1 घंटे तक चलने वाली है, तो टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। हमने बोला, मम्मी ने बोला मार्केट में जाओ 2 किलो चीनी ले आओ, तो 2 किलो चीनी लेके आना एक स्केलर क्वांटिटी है, ये से नो। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। कुछ चीजें आप लोग पढ़ भी चुके हो, 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन पढ़ा था आप लोगों ने। कुछ चीजें हम लोग अभी और अब डिफाइन करने वाले हैं। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है और हमें क्यों इनकी जरूरत पड़ी, तो बेसिक बात है, देखना ध्यान से सुनना। वेक्टर क्वांटिटी जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होने वाली है। सबसे पहली बात, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी। लेकिन हमें क्यों जरूरत पड़ी, हमें क्यों स्पेसिफाई करना पड़ा डायरेक्शन को। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। मैंने बोला कि देखिए मैं मान लेते हैं न्यू दिल्ली में रह रहा हूं,
और न्यू दिल्ली के कोई भी एक, लेट्स से रोहिणी सेक्टर 7, रोहिणी सेक्टर 7 में मैं रह रहा हूं, ठीक है। अब यहां से दिल्ली में मेरा कोई फ्रेंड आया मुंबई से, उसने बोला कि हेलो हाय आज मिलते हैं, मैंने बोला ठीक है मिलते हैं। तो कह रहा आज शाम को मिलते हैं वहां पे आ जाना, मैं कहा चल ठीक है। कह रहा तेरे घर से ना वो वाला डिस्टेंस जहां पे मैं मिलने वाला हूँ वो 5 किलोमीटर है। मेरे घर से वो डिस्टेंस कितनी किलोमीटर बोला है? 5 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, क्या मैंने इतना फोन किया, उसने किया और फोन कट कर दिया। अब मेरे घर से 5 किलोमीटर, ठीक है डन है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पे मेरा दोस्त मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं देखूं मेरे घर के चारों तरफ 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई स्पॉट है जहां वो आ सकता है। आप खुद ये बताइए, क्या मैं इस वाली स्टेटमेंट को देखकर अपने दोस्त से इजीली मिल सकता हूँ क्या? परफेक्ट आंसर आना चाहिए, यस या नो। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट मेरे लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर अगर वो मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बता देना कि भाई आपके घर के 5 किलोमीटर के बाद ये सीसीडी है तो आपको वहां पर आना है, तो मैं इजीली चला जाऊंगा। बात समझ में आई ना? तो डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोगों को इसलिए वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। आई होप ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि हमें कुछ चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, और हमें डायरेक्शन पता होगी तो हमें चीजें इजी होना स्टार्ट हो जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? जिसमें हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने बहुत एग्जांपल देखे होंगे वेक्टर क्वांटिटी के। स्पीड एक स्केलर है, लेकिन स्पीड का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। वो कौन सी होती है बेटा? जल्दी बोलेंगे। वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं जिनको हम धीरे धीरे जैसे जैसे 11th स्टैंडर्ड में बढ़ते चले जाएंगे, विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कम टू नो कि कुछ वेक्टर्स क्वांटिटी भी होती है, कुछ स्केलर क्वांटिटीज भी होती है, उनका समेशन। एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टेंसर। टेंसर क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको आप लोगों ने करंट को डिफाइन किया होगा। परफेक्ट ना? चलिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। वेक्टर वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाले हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि जो ये वेक्टर है सर, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। देखिए बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एबीसी सिखाएंगे वेक्टर की, पूरी एबीसी सिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता बिल्कुल आराम से कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोगों ने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए बड़ा सिंपल है बच्चे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना वेक्टर में, वेरिएबल हो सकती है, बट लाइन सेगमेंट हमारे पास ये रहेगा। अब इसमें भी देखिए, एक तो ये वाला पार्ट होता है रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, हमें एक फिक्स लेंथ की जरूरत होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट में भी, देखिए बेटा क्या होगा, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इसको हम टेल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम हेड भी बोलते हैं। देखिए, ठीक है। अब जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, this length represents your, this is length and this length represents your magnitude, and this length represent your magnitude। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये मैग्नीट्यूड। ओके,
अब कैसे सर? देखिए, अब मान लो मैं बात करूं एक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, एक बच्चे ने लगाया 5 न्यूटन, एक बच्चे ने लगाया 10 न्यूटन और एक बच्चे ने लगाया 15 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो कि हमें समझ में आ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये एरो एरो लाइन सेगमेंट जो है ये एक तरीका है। लेकिन हमने एक चीज और सीखी कि जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ, ये लाइन, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाली है। अब हमारे पास ये तीन बच्चे थे, ए बी एंड सी। इन तीनों बच्चों ने इस ब्लॉक जिसका मास m है इस पे फोर्स लगाया। ए ने लगाया 5 न्यूटन, बी ने लगाया 10 न्यूटन, सी ने लगाया 15 न्यूटन। अगर मुझे इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़े तो कैसे करूंगा मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? बड़ा सिंपल है। देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने मान लिया, लेट से, देखिए ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया कि लेट से सर ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने ए का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फिर तीनों ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना बेटा, तीनों ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है। तो बी ने देखिए किधर लगाया होगा। अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी तो मैंने एक ही लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर बनाई। कितनी बनाई बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो सोचो इसकी कितने सेंटीमीटर बनानी पड़ेगी मुझे लेंथ? थोड़ा बेसिक आइडिया लगाओ, अपने आप दिमाग से लगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी आंसर देगा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 10 न्यूटन वाले के लिए कितनी लेंथ बनानी पड़ेगी? ये सर 10 न्यूटन वाले के लिए हमें बनानी पड़ेगी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं 5 न्यूटन को, इफ आई रिप्रेजेंट 5 न्यूटन की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 10 न्यूटन की लेंथ को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? सर डबल हो गया है, तो लेंथ को भी डबल कर दूंगा मैं। सोचो 15 न्यूटन वाली लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? हाँ तो परफेक्ट सर, इसको और एरो को बढ़ा कर दूंगा मैं, और ये कितना हो जाएगी बेटा? 15 न्यूटन। ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 6 सेंटीमीटर के बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि दिस मैग्नीट्यूड, दिस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, दिस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो पॉइंट नंबर 1 यहां से पहला, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। बोलो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में आ जाएगा। अब अगर मान लो हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें बोला गया कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर दे दिए। ये वेलोसिटी वेक्टर वीए दे दिया, ये वीबी दे दिया, ये वीसी दे दिया। बिना कुछ बोले, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन हमें पता लग गया। तो बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा? जल्दी फटाक से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना? तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो हमने बोला वीसी इज ग्रेटर देन वीबी इज ग्रेटर देन वी। बोलो, इतना समझ में आया? बिल्कुल बेसिक, जीरो लेवल से स्टार्ट करें, नी नॉट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल बेसिक लेवल है। तो हमें सबसे पहले क्या समझ में आया कि जो ये लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मैग्नीट्यूड के, जिसका जितना मैग्नीट्यूड उतनी लंबी लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। लेकिन हमें लेंथ को स्पेसिफाई करते हुए इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पेपर है ना, उस पेपर में वो लेंथ आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने 1 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर मान लिया, कह रहे सर पेपर में हमारा वेक्टर ही नहीं बन पाया। तो होपफुली ये बिल्कुल बेसिक आईक्यू से लेके चलेंगे आप लोग। चलिए, अब जो ये सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं हम हेड। ये सेकंड पार्ट है, ये हेड होता है ना? ये हेड रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन को, हेड रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन को। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है, कोई फोर्स इधर लगा रहा है, तो मैंने इधर लगा दिए फोर्स। अब एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर डी, कोई भी वेक्टर बच्चा आ गया, उसने इस वाले ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो उसका वेक्टर कैसे बना दूं? तो बड़ा सिंपल है, तो इस वाले डी का वेक्टर बना दूं मैं इस डायरेक्शन में। बोलो, तो हमने क्या बताया कि जो ये वाला टेल पार्ट है, जो ये लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट्स योर मैग्नीट्यूड और दिस हेड रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन। बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों के आंसर आए। हेलो एवरीवन। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा और कि किसी भी क्वांटिटी को हमें देख के कैसे पता लगेगा कि विच वन इज वेक्टर एंड विच वन इज स्केलर। ध्यान से सुनना बच्चों,
तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि सर कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके ओके, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए 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 चलिए, तो अब हम लोगों ने बात करी कि सर अभी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए बच्चों, मान लो हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हमें समझ में आया हम लोग रिप्रेजेंट करते आए अभी तक v से, ठीक है ना। और हम लोगों को स्पीड स्पीड को भी हम लोगों ने v से ही रिप्रेजेंट किया। तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी। सर दोनों का रिप्रेजेंटेशन तो सेम है, लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि विच वन इज वेक्टर, विच वन इज स्केलर। तो ध्यान से सुनना बच्चे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसके ऊपर ये एरो मार्क बना होता है, दिस एरो मार्क, यानी वही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने बोला, जिसके ऊपर भी ये रिप्रेजेंटेशन बना मिलेगा ना, वो उसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या क्या देगा, जल्दी बताइए, हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ से। सर हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता लग जाएगा, और हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता लगेगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? वेरी गुड। कुछ किताबों में इसको वी और हाफ एरो से मिला देते हैं, हाफ एरो भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है आपको कई किताबों में। तो भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो भी ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ राइटर्स अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर लेते हैं। कुछ लोग जो यूज करते हैं ना, तो वो कुछ कैपिटल ऐसे बोल्ड बोल्ड लेटर में भी यूज कर लेंगे, बोल्ड लेटर। दिस बोल्ड लेटर ऑल्सो मीन्स द सेम, कि ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो ये भी क्या है, एक वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है। देखो, तो हमें इतना समझ में आया कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेरी गुड वेरी गुड, वी एरो, वी हाफ एरो भी और बोल्ड लेटर में भी अगर किसी की बुक में मिल जाए तो समझ लेना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें खाली ऐसा मिल जाए सर, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या देती है बच्चों हमारे पास, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है बच्चों, मैग्नीट्यूड के बारे में। अब बात ये आती है कि सर जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वी वेक्टर, ठीक है। और ऐसे दो मॉडुलस साइन बना दो, मोड, दिस इज मोड, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नीट्यूड। देखना ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये v वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, वेरी गुड। ये v वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। और इसी को मैंने मोड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड। क्या हो जाएगा, स्पीड। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई आप लोगों को? दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी वेक्टर को आइडेंटिफाई करना, किसी भी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना कि वो वेक्टर है या स्केलर है, तो हमें क्या देखना है कि उसके ऊपर ये एरो हेड होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चों को मैंने देखा है इनिशियली जब स्टार्टिंग का लेवल होता है, तो बच्चा कई बार इसको ऐसे भी समझ लेता है कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है हैविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। तो उन्होंने बोला दोनों का वेलोसिटी वेक्टर लिखने की कोशिश करो। ध्यान से सुनना, बच्चा क्या कर लेता इनिशियल डेज में, इनिशियल में तो वो ऐसे कर लेता, ओ तो क्या हो गया, सर ने बोला था एरो हेड होना चाहिए, एरो हेड होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो उसने लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ बी को उसने लिख दिया ऐसे। देखो, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, उसने सोचा कि सर ने ऐसी तो रिप्रेजेंटेशन करा, एरो हेड, एरो हेड सर ने बताया था कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बना दो। लेकिन बच्चा
देखिए ये तरीका ही हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए। ये तरीके को हम कभी भी फॉलो नहीं करने वाले। तो आई होप वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है, ये सब समझ में आया होगा आपको। जल्दी मेक अ नोट। हेलो हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। चलिए, चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, हेलो हेलो एवरीवन। परफेक्ट। चलिए, साथ के साथ नोट करते जाना बेटा। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे रिप्लाई करना। कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो वेक्टर्स के बारे में ना बेटा, वेक्टर्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पार्ट उसका मैग्नीट्यूड बताता है और ये वाला पार्ट उसकी डायरेक्शन बताता है। कोई भी ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर ये लिखने का तरीका है। और इसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी होती है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी सिखाऊंगा सब चीजें। चलिए, अब देखो, अब वेक्टर्स को है ना रिप्रेजेंटेशन हमें करना आ गया। वेक्टर्स की हमारे पास सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, पहली होती है मोबिलिटी ऑफ वेक्टर, मोबिलिटी ऑफ फ्री वेक्टर मैं बोलूंगा, मोबिलिटी ऑफ फ्री वेक्टर। एंड सेकंड होती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये फ्री मतलब क्या हुआ सर? फ्री वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुना बेटा। फ्री वेक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर रहा हो, अगर मैं उसको पूरे स्पेस में उठाकर कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ना तो उसकी डायरेक्शन ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक वेक्टर को एक पॉइंट से पैरेलली या कोलिनियरली मूव कराऊं तो, कोलिनियर का मतलब, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है सेम लाइन। तो किसी भी वेक्टर को मैं सेम लाइन या पैरेलल अगर मूव कराऊं, और मूव कराऊंगा भी किसको बेटा? फ्री वेक्टर को। फ्री का मतलब फ्री है वो, लेकिन कंडीशन क्या है? ना तो उसका मैग्नीट्यूड ना उसकी डायरेक्शन, यानी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। नहीं तो वो बन जाएंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर चेंज हो गया तो क्या बन जाएंगे? वो लोकलाइज्ड वेक्टर। आई होप ये समझ में आया। दोबारा सुनिए, फ्री वेक्टर क्या कहता है कि किसी भी मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है चलाना, है ना, कि किसी भी वेक्टर को हम पूरे स्पेस में उठाकर लेके जा सकते हैं कोलिनियरली, यानी इसी लाइन के क्रॉस, या पैरेलल। पैरेलल समझ में आता है ना, ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये वाले लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल और कोलिनियर मतलब एक के पीछे एक ही लाइन में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ना तो उसकी पोजीशन, सॉरी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। बोलो, इतना समझ में आया क्या? वेरी गुड। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं इस वेक्टर को, मेरा मन करे तो ऐसे भी लेके जा सकता हूं, लेकिन कंडीशन देखो अभी भी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नहीं तो मैं इसको यहां पर बनाना चाहूं तो यहां पर भी बना सकता हूं। देखिए, कैसे भी लेके जा सकती हो आप, कैसे भी। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? उसको पैरेलली शिफ्ट करा दो या कोलिनियरली शिफ्ट करा दो, ठीक है ना, हम करा सकते हैं। लेकिन कैसे को? फ्री वेक्टर को। और कंडीशन क्या है? ना तो उसके मैग्नीट्यूड ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। बोलो, इतना समझ में आया क्या? वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए, सेकंड है उसकी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए,
अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक वेक्टर ये रहा मेरे पास, ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। एक वेक्टर ये रहा मेरे पास, बी वेक्टर, और ये है 30 डिग्री। मैंने पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेरी गुड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए ठीक है, आइए चलो। अब हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मोस्टली बच्चा इसमें बोलता है 30 डिग्री 30 डिग्री, जो कि आंसर आने भी लगे है ना। तो अब हमें सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से सुनना। एक वेक्टर ये रहा, this is A vector, this is B vector। आंसर आने लगे, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, तो जो कि आंसर आप लोगों के आए हैं वो 30 डिग्री 60 डिग्री में देख पा रहा हूं, वो गलत है, ठीक है ना। आप सुनिए, तो हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत सिंपल सा रोल है, सिंपल सा रोल। किन्हीं भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए ना दो कंडीशन है बेटा, वो याद रखो। या तो दोनों की टिप, टिप बोले तो हेड, या दोनों की टेल। देखो ध्यान से, इसको हम लोगों ने टेल बोला था, इसको हम लोगों ने टिप या हेड या टर्मिनेटिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं। तो वेक्टर्स, किन्हीं भी दो एंगल्स के, जो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने की क्या कंडीशन है, या तो दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए, या तो दोनों की टिप या दोनों की टेल, या दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए। अब ये कंडीशन देखिए, क्या यहाँ पर दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो क्या है, एक की टिप और एक की टेल, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी नहीं हो सकता। तो अब कैसे करें सर? अब हमें समझ में आया। देखिए, ये ए वेक्टर है ना बच्चों, ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर को क्या मैं कोलिनियरली मूव करा सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे मूव करा सकता हूं? सभी आंसर देंगे। कंडीशन क्या है, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड और उतनी उसी डायरेक्शन में। हाँ जी सर, करा दिया। अब देखिए, अब कंडीशन देखिए, क्या दोनों की टेल एक साथ आ गई? हाँ जी सर। तो अब जो ये एंगल होगा, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब ये थीटा कितना हुआ सर? जो कि हमें पता है सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 30 प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 150 डिग्री। लेकिन अब कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा गए, कह रहे सर एक बात बताइए ना, ये भी टेल, दोनों की टेल एक साथ है, ये भी तो एंगल बनाना इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, है ना बच्चे। तो अब आपको याद रखना है कि थीटा 1 लूं या थीटा 2 लूं, तो हमें याद क्या रखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या तो जीरो, या जीरो से बड़ा, या 180 या 180 से छोटा। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस वाले रूल को फॉलो करने चाहिए, जीरो और 180 के बीच में ही रहना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या? इस केस में बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? जल्दी फटाक से एक दो क्वेश्चन और बना देता हूं मैं। वेरी गुड वेरी गुड, 150 150, परफेक्ट 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 परफेक्ट, 135। आई होप ये समझ में आ गया। दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है।